सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमा और नाज़िन। आज दिल्ली सिटी 42 पर मुख्तलिफ जगहों पर LWMC की तरफ से भी पूरे SOPs बताए गए हैं कि किस तरह से आलाइशों को तलब करना है, किस तरह से वेस्ट को जो है वो ठिकाने लगाना है ताकि शहर लाहौर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। दूसरी जानिब ये भी बताया गया है कि ईद उल कुर्बा पर सफाई का ध्यान किस तरह से रखना है, उस पर भी पूरा एक जो SOP का पूरा प्लान है वो शाया किया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप बकर मंडी जाना चाहते हैं तो उस हवाले से कहाँ कहाँ पर मंडियाँ लगी हैं, कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मैसर हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको दिल्ली सिटी 42 में। अभी आपको मौसम बताते हैं जी। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 26 और 9 बजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और चूँकि ईद करीब आ रही है तो उसी मुनासबत से आज का इवेंट भी है जी। द हैंगर बाय M&B क्लोथिंग एग्जीबिशन है, यहाँ पर जाएं, जाकर बोल्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस जो है अवेलेबल हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये ईद पर पहनना चाहिए तो ज़रूर ख़रीदिएगा। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। दिल्ली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, जाली गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर दी गई। LWMC का प्लान तैयार, 120 कलेक्शन सेंटर्स कायम कर दिए गए। मॉनिटरिंग टीमें पहले और आखिरी 30 मिनट स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेंगी। और सिक्योरिटी निज़ाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रजा खान और शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। आमिर भाई, जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स थी, हमने पहले भी खबर दी थी जब इसकी आगाज़ किया गया था, और अब कहा जा रहा था कि ईद के दिन से गाड़ियों की पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो जाएगी। ईद के दिन का मुझे भी इतराज़ था कि ईद के दिन पे आप यहाँ पे ना ट्रैफिक है, ना लोग इस तरह से मूव करते हैं, सिर्फ कुर्बानी का शायद गोश्त तकसीम करने के लिए जाते हैं, जिसको आप पकड़ लेंगे तो उसके बाद वो बेचारे के साथ क्या करेंगे। ईद के लिए इनको तो रिलैक्स करना चाहिए था, ईद के बाद ज़रूर करें। और ये नंबर प्लेट्स का मामला मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप इनको सिर्फ दुरुस्त कर लें तो आपका तकरीबन 50% जो क्राइम है, जो आपका स्ट्रीट क्राइम है वो कंट्रोल हो जाएगा, जो दहशतगर्दी है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप तमाम ट्रक्स, तमाम व्हीकल्स, चाहे वो कमर्शियल हैं, चाहे वो घरों की हैं, चाहे वो जो भी हैं, इन तमाम पर अगर आप ये इनको बाउंड कर दें कि ये सही नंबर प्लेट्स लगाएं और उस पर सिम्स लगाई जाएँ, तो ये हम बहुत हद तक जराइम और क्राइम पर काबू पा सकते हैं। बहुत देर से ख्याल आया है, चले अच्छा है ख्याल आ गया, तो ये जो मामला है ये मेरा ख्याल है कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा और नंबर प्लेट्स हमें एक ही तरह की नंबर प्लेट्स नज़र आएंगी जो फिजिबल है पढ़ना। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जुर्म होता है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि वो नंबर प्लेट्स ऐसी लगी थी जिस पर कुछ और चीज़ें लिखी थी। फिर कुछ लोग इसको चेयरमैन बला बला बला, ऐसे लोग भी हैं जो चेयरमैन प्रेस क्लब लिखवाया हुआ जिन्होंने, और वो जाली हैं। यहाँ इस लाहौर प्रेस क्लब का, चले मैं किसी सरकारी इदारे का, MP MNS का नाम नहीं लेता, लोग प्रेस के नाम को भी गलत इस्तेमाल करते हैं और चेयरमैन लाहौर प्रेस क्लब लिखवाया होता है जहाँ पे चेयरमैन का ओहदा ही नहीं है। इस तरह की मैंने खुद नंबर प्लेट्स देखी हैं, हमने बारहा प्रेस क्लब में तो खैर ये लिखा भी था। अब तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी आ रहा है, कैमरास लगाए जा रहे हैं, तो किस तरह से डिडक्शन उनकी आप आइडेंटिफाई कर सकोगे उन नंबर प्लेट्स को, जब तक वो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं होंगी, गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी या नमूना नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। देखें, ये महकमा एक्साइज ने बहुत अरसा पहले शुरू किया था कि हम जो प्लेट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो अपना बनाई है वो लगाई जाएंगी, वो तब्दील भी हुई, लेकिन ये अचानक कुछ 6 माह 8 माह बाद दोबारा ख्याल आया, तो अच्छा ख्याल आया कि गैर नमूना जो नंबर प्लेट्स हैं उनको हटाया जाए और उसकी जगह ज़्यादातर क्या है, ये गाड़ियों में नहीं है, ये मोटर बाइक्स पे ज़्यादा है। मोटर बाइक की जो है गैर नमूना नंबर प्लेट्स, वही बात होती है कि जब आप नाका लगा कर खड़े हैं, अगर एक नाके की जगह पे नहीं रुका, कोई भी लड़का है या कोई शख्स है वो दौड़ गया, तो अगर उसके ऊपर नंबर प्लेट ठीक नहीं लगी हुई या गैर नमूना है
तो आप उसको पढ़ भी नहीं सकते, तो विजिबल नहीं होती, जिसकी बुनियाद पर वो लोग भाग जाते हैं, उसको बाद में पकड़ा भी नहीं जाता। बात ये है सरकारी नंबर प्लेट या ग्रीन जो नंबर प्लेट है सरकारी होती है अपनी जगह पे, जिनको अलाउ है सरकारी इदारे महकमे उनके अफसरान को, लेकिन अब ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपका एक चेयरमैन है, चाहे MP है, चाहे MNA है, उनकी आगे जितने रिश्तेदारियाँ हैं उन लोगों ने भी ग्रीन नंबर प्लेट लगाई हुई है कि हमारा एक रिश्तेदार वो पार्लियामेंटेरियन है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने वो ग्रीन नंबर प्लेट लगाई हुई है। उसके बाद अगर आपका कोई बंदा पुलिस में ऑफिसर है तो उसकी फैमिली ने उसकी बुनियाद पर ग्रीन नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर सख्त मॉनिटरिंग होगी तो फिर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कि जो पुलिस ने जो इस पे सोशल मीडिया पे जो कैंपेन इसकी लॉन्च की है, या उसमें हम तस्वीर देख रहे हैं, एक्साइज जो पुलिस जो मुश्तरका ऑपरेशन कर रही है, उसमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने ही सरकारी डाले जो हैं वो खड़े किए हैं, उन्हीं की नंबर प्लेट्स को ब्लर करके उन्होंने उस कैंपेन को लॉन्च किया है, बजाय कि अगर शहरी सरकारी मुलाजमिन के लिए पहले है GOR में सबसे पहले ये इसको मॉनिटर किया जाना था वहाँ पे। मैं भी बता रहा हूँ कि एक बंदा अगर आपका पार्लियामेंटेरियन है, एक बंदा अगर पुलिस में है, ये सिर्फ ग्रीन नहीं है, आप पुलिस वाली नंबर प्लेट आप उसको ब्लू और जो रेड है वो बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई, बाइक्स पे बहुत सारी लगी हुई हैं। ये सारी चीजें मॉनिटर करना पड़ेगी। बहुत गाड़ियों के पीछे लिखा वो लिखा होता है, प्रेस लिखा होता है उसमें या फ्लां टीवी चैनल। मैं तो आज मेरी तो ये इल्तमास है, ये जो हमारे वार्डन्स हैं कि किसी का प्रेस लिखा हो तो उसको ज़रूर चेक करें, वो प्रेस का नुमाइंदा है भी है कि नहीं है, और वो रोजनामा झंकार से तो नहीं आ गया कहीं पे। और पता नहीं कितने बहुत सारे रोजनामे बैक स्क्रीन पे बड़ा ऐसे रोजनामे, मैं जैसे बताया चेयरमैन प्रेस क्लब, करोला गाड़ी है उसके पीछे उसने लिखा हुआ चेयरमैन प्रेस क्लब। अच्छा, पुलिस और एक्साइज की अब मुश्तरका टीमें बन रही हैं, दोनों मिलकर ऑपरेशन कर रही हैं। अच्छा है, मैं कहता हूँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर ये शामिल कर दें अगर, कि हर नई गाड़ी में जो आने वाली है और जो गाड़ियां हैं उन पर सिम्स लगाई जाएं, इनको साथ में ट्रैफिक और इसको मॉनिटर किया जाए, ट्रैफिक पुलिस को भी शामिल करना चाहिए। इसकी जितनी सख्त मॉनिटरिंग करेंगे उतना आप जराइम पर जल्द काबू पा लेंगे, और जाली नंबर प्लेट के लिए आपको ज़्यादा सज़ा रखनी चाहिए कि जो अपनी गाड़ी के ऊपर जाली नंबर प्लेट लगा के, मैं इसकी बात नहीं करता, नमूना गैर नमूना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जाली नंबर जिसको ये अलॉट नहीं है उस नंबर के साथ अगर वो चला रहा है तो उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और दूसरा, नंबर प्लेट्स के ऊपर अपना ओहदा, कोई चेयरमैन जैसे ये कह रहे थे कि MPA MNA वो लिखना भी ममनू करार दे देना चाहिए, तब जाके हालात दुरुस्त होंगे कि वार्डन भी जो हैं वो तमाम लोगों को रोकेंगे, तमाम पर कानून की पाबंदी कराएंगे और बेहतर हालात होंगे। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब कल ईद है और LWMC की जानिब से प्लान तैयार किया गया है। अच्छा, पहले ईद की खाने पीने की बात ना करें, चलें वो कर लेते हैं यार, लाइशों की सफाई की बात करते हैं। मुझे तो इस ईद के तस्वर से सबसे पहले तो मुझे वो टिक्के और कढ़ाई और कलेजी वही मतलब इस तरह की चीज़ों से मज़ा आता है। ये लाइशों तो बात की बात है, इस पर बात कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो सारा पकाने से पहले जो है वो अलाइशें ही ठिकाने लगानी होती हैं। वैसे बिल्कुल ठीक है, सुन्नत इब्राहिमी है, बाकी बातें तो खाने पीने की होती रहेंगी, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये जो अलाइशें हैं इनको तल्फ़ करना जो है ये उतना ही ज़रूरी है जितना कुर्बानी करना है। अगर आप अलाइशें तल्फ़ नहीं करते हैं और वो अपने खाली प्लाट्स पे फेंकते हैं, तौफ़न फैलता है, लोग उससे बीमार होते हैं, तो आप सोचें ना आपकी कुर्बानी किसी काम आएगी, ना आपकी कुर्बानी कबूल की जाएगी। वो सिर्फ़ एक खाने पीने का एक शुगल मेला होगा, उसकी अल्लाह के घर मंजूरी नहीं है। जो किसी को तकलीफ़ दे कर नेकी कमाई जाती है वो नेकी नहीं होती, वो गुनाह में शुमार की जाती है। तो ये हम लोगों का, और फिर मेरे आपके दोस्तों से आप वो सारा फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीजर्स भर लेते हैं, वो करें जी। उन लोगों को भी याद रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो करते हैं, जो खाते हैं। 3 हिस्से हैं ना, वो आपने बनाने हैं, उसके बाद आप अपना हिस्सा फ्रीज करें या खा लें, या ऐसे बनता है कि वो जो चर्बी वाला ज्यादा होता है वो उस हिस्से में डाल दिया जाता है। जो ये बड़े लोग इस तरह से करते हैं। मैं आपकी और आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत नहीं, हम भी इसी तरह की हैं, हम भी इसी माशरे के रहने वाले, हमें निकाला ना करो। पहली बात, मैं अभी सिपरा से बाहर ही बात कर रहा था, मैंने कहा सिपरा इस दफ़ा मैंने मेरे पास एक और है कि मैंने साथ में नाई बुक किया है जो देगे पकाएगा, तो नूर वाला मेरे घर के नीचे है, उसको मैंने कह दिया कि तुमने भाई नान लगाने हैं और मैंने खुद सालन डाल के देना, लोग खा ले। पक्का दोपहर का खाना हाजी साहब के घर से आएगा, ऑफिस में भी इन्होंने ऐलान आएगा नहीं, जो आएगा वो खा लेगा। नहीं, मैं लेकिन नहीं आ सकता, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं हमेशा प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। मैं अवेलेबल हूँ, खाना अवेलेबल होएगा, जो खाना चाहे वो आए खा ले। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जो आप तकसीम की बात कर रही हैं वो चाहे आप सारा बांट दें या सारा फ्रीजर में रख लें, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि आप 3 हिस्से करें, लेकिन 3 हिस्से करें
वो ना हो कि आप पसलियां और चर्बी वो आप गरीबों में तकसीम करें और वो जो राने हैं वो आप अपने पास रखें, वो काम ठीक नहीं है। खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, हम मजीद बातें भी करेंगे। और ये जो 120 कैंप लगाए गए हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, इनकी प्लानिंग किस तरह से होगी, शहरियों की जिम्मेदारी क्या है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। LWMC की हम बात कर रहे थे, प्लान तैयार कर लिया गया, 120 कलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और तकरीबन खसूसी तौर पर तैयार करदा लिफाफे भी तकसीम हो चुके और मुख्तलिफ जगहों पर अमला भी मौजूद रहेगा। शहरियों की ज़िम्मेदारी क्या है, मैं यहाँ से बात शुरू। शहरियों की ज़िम्मेदारी की बात भी मैंने तो खुद की है कि उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। जो लोग सरकारी पौधों को तोड़कर अपने बकरों का पेट भर रहे हैं उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। जो लोग अपनी अलाइशें अपने साथ हाली प्लाट्स पर फेंक रहे हैं और तफन का और बीमारी का बायस बन रही है, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये आप किसी आलम दीन से, मैं तो क्योंकि आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सीधा साधा मुसलमान ज़रूर हूँ। जिस नेकी से आपके दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाएंगे वो नेकी नहीं है, गुनाह है। वो नेकी हो नहीं सकती। नेकी तो दूसरों को आराम पहुँचाने का मामला है। आप सारे का सारा गोश्त रख लें, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, आप सारे का सारा गोश्त रख लें जी, आप खाल भी रख लें, आप कुछ ना दें बाहर, कुर्बानी करें तो दूसरों को तकलीफ़ कम अज़ कम ना दें। अगर आप तकलीफ़ देंगे, मुझे इतराज़ है, मैं कहता हूँ ग्रीन बेल्ट्स पे लोग अपने बकरों को लेकर ऐसे हमलावर हैं। यार आपने लाखों रुपए की कुर्बानी ली है, हज़ारों रुपए की कुर्बानी बहुत महंगी है, तो आप 200 रुपये का चारा भी ले लें तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, वो चारा जो बेचने वाला है वो भी कमा लेगा। ये सरकार के लगाए हुए PHA के लगाए हुए पौधों को ख़राब ना करें। आप कलेक्शन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। अभी तक ये प्रोग्राम था कि शायद कलेक्शन सेंटर्स पर लिफाफे मिलना शुरू होंगे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से मुझे भी शिकायत है कि वहाँ पर अभी कलेक्शन सेंटर्स पे लिफाफे नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, बाकी जगहों पे मिल रहे हैं। जो 15 लाख के करीब लिफाफे तैयार कराए इन्होंने, जो बहुत हैं, तकसीम नहीं ना हुए, 15 लाख अभी तकसीम नहीं हुए। ये कलेक्शन सेंटर से जाके लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए तो 3-4 दिन पहले वो आपको वो नजर आना शुरू हो गए थे, जो उन्होंने शॉप बैग्स बनाए थे वो। अब अगर ये 120 कलेक्शन सेंटर इन्होंने बनाए हैं तो इसमें क्या होगा कि शहरियों की जिम्मेदारी होगी कि वो वहाँ से लें, बैग लें, उसमें अलाइश या जो भी है उस डालें, वापस उसी कैंप पे पहुँच जाए। ये कौन अवेयरनेस देगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ये वही बात हो जाती है कि लोग जो है तशहीरी जानिब से ये तमाम चीजें जो है वो डेली सिटी 42 के फ्रंट पेज पर लिखी हुई है। मैं बताता हूँ ना, आम शहरी जो है यही तशहीर काम है। जब एहसास जिम्मेदारी जब तक नहीं होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर चाहिए होता है ना, मुसलसल रिमाइंडर तो दिया जा रहा है। अब शहरियों की भी जिम्मेदारी है, कुछ तो ख्याल खुद कर लेना। हर जिम्मेदारी बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि उसकी बेट है, खुतबा जुमा उसने देना है, इसकी जिम्मेदारी है। ये शायद सिपरा की जिम्मेदारी है कि तमाम उलमा इकराम से कहे कि कल अपने खुतबे में इस चीज़ को शामिल करें कि आप अपनी अलाइशें, जो जानवरों की अलाइशें हैं, वो आप सही तरीके से ठिकाने लगाएं। ये मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये LWMC का नहीं है, ये इनफरादी हम सब लोगों का फर्ज है। उसको अगर इस तरह के ताफुन उससे फैलेगा, आप हर साल देख लें शहर में तमाम तर गुफ्तगू के बावजूद, इस तशहीरी मुहिम के बावजूद, इवन ईद के खुतबे के बावजूद आपको बहुत से घर ऐसे नजर आएंगे जहां मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप अगर पिछले सालों की बात करें तो आपको आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ है जो है उसके भुनने पे पाबंदी हमने आयद की है और वो 144 नाफिज कर दिया। क्या शहर में नहीं भुने जाते? हर जगह पे होंगे। देखिए मेरी बात सुने, आप गैर कानूनी मवेशी मंडियां नहीं बंद कर सके। आपकी जगह जगह पर छोटे छोटे ढेरे कह लें, बड़ी बड़ी मंडियां कह लें, जो लोगों ने खुद साख्ता बनाई हुई है, वो वहाँ पर कायम है और कोई बॉदर नहीं करता। देखे ना, बात वही है, जब तक एहसास जिम्मेदारी नहीं होगी तो ये सब कुछ चलता रहेगा। आप एक गवर्नमेंट कहती है कि ये चीज़ गलत है, ये, और हमें भी पता है कि ये चीज़ गलत है, उसके बावजूद हम वही करने जा रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि हम खुद वो अपने आप में वो तब्दीली लाना ही नहीं चाहते, हम वो चेंज नहीं लाना चाहते कि जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है उसमें सुधार आए। सिर्फ अलाइशों की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, आपको बैग्स दे रही है, आप उसको लें, और ये मेरे ख्याल में 10 मिनट का काम भी नहीं होगा। आप अगर ईद के पूरे दिन में से 10 मिनट निकाल कर वही अलाइशें और वही जितना आपका फुजला है उसको इकट्ठा करके एक कैंप पे पहुंचा देंगे तो आपका शहर साफ रहेगा। ईद का दूसरा, पहला, तीसरा दिन देखिएगा, आपको बहुत सारी जगहों पे
आपके पोश इलाके तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन आपके जो गुलजानाबाद इलाके हैं और अंदरून साइड पर भी देखिएगा, ये जो एरियाज हैं आपको यहाँ पे नजर आएगा। और वहाँ पे अगर इस तरह का ताफुन फैलता है तो उसकी स्मेल जो है वो नहीं जाती 10 दिन 15 दिन आप LWMC के कंटेनर में फेंकते हैं तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। उसको पैक करके उस शॉपिंग बैग में डाल के फिर फेंकना चाहिए, वही देना चाहिए। वो एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर बनता है। मैं मुझे ये बताएं LWMC कहाँ तक पूरा है, कहाँ तक ये कंपनी पूरा है? अगर वो अमला तैनात कर रहा है, कैंप लगा रहा है, तो अब हम शहरियों की, बल्कि मैं तो लाहौरियों की कहूँगा, लाहौरियों की जिम्मेदारी है कि अपने शहर को साफ रखने के लिए ये तमाम इकदाम उठाएं, बैग लें, उसमें वो फुजला और अलाइश जो है वो डालें और उसको उसमें जमा करवाएं ताकि आपका शहर जो है वो साफ से नजर आए। ये होगा। अच्छा, इस दफा अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए आमिर भाई और सिप्रा साहब के, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है तशरीरी मुहिम पर और बहुत सी चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है। अभी ये मैं आखिरी पेज देख रही थी दिल्ली सिटी 42 का, जिस पर कुर्बानी की खाल लाइफ स्टॉक वालों ने दिया, कुर्बानी की खाल को किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए उसको, नमक अगर आपने उल्टी साइड पे नमक लगाई, मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हम तो कोई खालों का काम थोड़ी करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि मैंने भी नमक के 2-3 पैकेट लेने हैं ताकि ये खाल महफूज हो जाए। जिसको भी दें, हम अतिया करनी होती है जी, जिसको भी अतिया करें उसके काम आ जाए, बिल्कुल सही, खराब ना हो। फिर एक और चीज़ जो ये ब्लू बनाया हुआ है कि कुर्बानी के बाद जानवर की खाल प्लास्टिक के बैग में ना डालें क्योंकि उससे भी वो खराब हो जाएगी ना। जनरली लोगों को लगता है शायद हम उसको सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ये भी अवेयरनेस के लिए एक बात है कि उसको प्लास्टिक के लिफाफे में मत डालें, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी और आप जिसको भी अतिया करेंगे, जिसकी भी सपोर्ट के लिए वो देंगे, फिर वो उसके काम नहीं है। एक और भी इसमें लिखा हुआ है कि अनाड़ी जो कसाई है, मुझे ये बताएं इस वक्त आपको सैकड़ों की तादाद में अनाड़ी कसाई नजर आएंगे। हाजी साहब, मैं अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी तस्दीक कीजिएगा। हाजी साहब समेत हाजी साहब अभी अगला लफ्ज बोलेगा, बहुत सारे मौसमी कसाई आ जाएंगे। आप बकरे की कुर्बानी करवाने जा रहे हैं तो 5,000 रुपया, और उसने अपनी पसंद का उसमें से गोश्त भी लेना है हिस्सा बनने से पहले। उसके बाद अगर बड़ा जानवर आप करवाने जा रहे हैं तो 10,000 रुपया आप उसका दे रहे हैं। उसके बाद अगर उसमें इश्तिहार में तो छपा हुआ है कि अगर वो आपकी खाल जो है जानवर की उतरी उसको ख़राब करे या कट लगा दे तो आप उसकी मजदूरी में से 100 रुपया काट लें। भाई जब 5,000 आप दे रहे हैं तो उसमें 100 रुपया काट के क्या फ़ायदा होगा? हज़ारों रुपए की खाल अगर वो ख़राब कर रहा है तो 100 रुपये का हमें क्या फ़ायदा होगा? वैसे एक आपस की बात है, हम कौन सा कसाई है, लेकिन मुझे ये पता है कि सीने के पास जो जानवर की खाल उतारी जाती है वहाँ पे 2 टक ज़रूरी हैं, वो लगाने पड़ते हैं खाल उतारते हुए। नहीं हाजी साहब, किस तरह? ये सीने के साथ एक जगह है जहाँ से खाल को निकालने के लिए एक टक। चलें इस दफा नोटिस करेंगे। नहीं हाजी साहब, आप अगर इतिहास से उतारें तो सबसे मुश्किल खाल उतारने का सबसे मुश्किल मरहला भी वही है कि आपके गर्दन से नीचे सीने के बाद। देखिए आमिर भाई और साहब, अभी जो कसाई 10,000 रुपए से 15,000 रुपए गाय की कुर्बानी के ले रहे हैं और 15,000 रुपए में एक टाइम पे जानवर आ जाया करता था, अभी भी आता है, अभी भी वो तो खैर अब उस अच्छा खासा बड़ा जानवर आ जाया करता था। मतलब अगर हम 10 साल पहले की बात कर लें फॉर एग्जाम्पल, लेकिन 10,000 रुपए आप दे रहे हैं और फिर भी अगर आप खाल बर्बाद कर देंगे तो 100 रुपया गया, मेरे ख्याल से तो पूरा 1,000 रुपया। सबसे पहले आपको हज़ारों रुपया दे के उसके बावजूद आपको कसाई नहीं मिलता, आप इंतजार कर रहे होते हैं बैठे कि कब आएगा कब। मैं तो ये कहूँगा कि हम मुसलमान हैं, हमें ये खुद सीखना चाहिए कि सुन्नत इब्राहिमी जो है उसकी अदायगी किस तरह है, एक जानवर को हलाल किस तरह। ठीक है, बड़ा जानवर जो है उसको उस पर छुरी फेरना मुश्किल होती है, आप कसाई को लें उससे छुरी फिरवा लें, लेकिन उसके बाद गोश्त बनाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ क्या होता है, हम कहते हैं ईद है, हम सुकून से घर बैठे हैं, कसाई काम कर रहा है, और वही होता है कि सुबह होती है, नमाज पढ़ने के बाद शाम हो जाती है और गोश्त बन रहा होता है। अच्छा नहीं, छुरी फेरना आसान है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद फेरता हूँ, मतलब खुद ही उसको ज़िबा करता हूँ। तो फिर कसाई को नहीं करने देता, गोश्त जो है वो कसाई बनाता है, क्योंकि मुझे वो मुश्किल काम लगता है। वो हड्डी को उसके हिसाब से तोड़ना, बोटी का साइज रखना, वो मुश्किल काम लगता है। वो ये तो फिर तो हाजी साहब मैं ठीक कह रहा था कि मौसमी कसाई हैं तो फिर आप में भाग रहे थे, साफी हो गए थे, छुरी फेरने आवे। ये हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी जानिब अमन और अमान की सूरत हाल भी है और कल बड़े बड़े इज्तिमात होंगे नमाज ईद के, मुख्तलिफ मसाजिद अमाम बारगाहों में जो है वो दुआ भी कराई जाएगी और लोगों का एक मजमा इकट्ठा होगा। उस पर सिक्योरिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के निज़ाम पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाना बिल्कुल होना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा जिम्मेदारी शहरियों की ही है। जो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने इर्द गिर्द पर नज़र ज़रूर रखें। हम किसी मशकूक गाड़ी का, किसी मशकूक शख्स का, किसी मशकूक एक्टिविटी का जो है अगर देखें तो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार को ज़रूर बताएं। आंखें बंद करके ना जाएं,
ना आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ें, वैसे नमाज होती भी नहीं आंखें बंद करके, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द पर नज़र ज़रूर रखें। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, वही बात जो अभी शायद सिपरा भी कर रहे थे कि LWMC कहाँ तक जाएगा, सिक्योरिटी इदारे कहाँ तक, एक एक शख्स के साथ एक एक अहलकार नहीं लग सकता है। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नजर रखनी है, अपनी शहरी जिम्मेदारी को जो है वो अदा करना होगा। जी सिपरा साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक ही रोज में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने एक ही रोज में 2 इजलास किए हैं सिक्योरिटी पे। इसका मतलब है कि आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी हुकूमत जो है वो आपको सिक्योर करना चाह रही है। वही बात कि शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। बट मेरा एक यहाँ पे ये भी है कि आपके जितने बड़े इज्तिमात हैं वो आपके ओपन ग्राउंड्स में होते हैं, जिस तरह आपके जिना गार्डन में होता है, मीनार पाकिस्तान में होता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में होता है। ये बहुत बड़े इज्तिमात हैं जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले को गेट है, आप सिक्योर कर सकते हैं। मुझे बताएं कि जिना गार्डन वाले को आप कहाँ से सिक्योर करेंगे? मार रोड से शुरू होता है, लारेंस रोड तक सारा गार्डन ही गार्डन है, उसको सिक्योर करना मुश्किल है। इस पे जो इंतज़ामिया है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके साथ बैठ के अगर प्लान किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद सिक्योरिटी आपको की जा सकती है। शहरी भी अपनी जिम्मेदारी मसाजिद में, अहलकार ईद के रोज भी हमारी सिक्योरिटी के लिए उन इमाम बारगाहों, उन मसाजिद, उन ईदगाहों के बाहर खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल से उनके साथ अगर आप भी शामिल हो जाएंगे और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो उनको भी एहसास नहीं होगा कि ईद पर वो ड्यूटी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। और आप लोग भी खुद भी महफूज रहेंगे और अपने इर्द गिर्द पर नजर रखकर दूसरों को भी महफूज रखेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई और शाहिद सिपरा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट शामिल करेंगे और सबसे पहला सेगमेंट बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है गुल अहमद और गुल अहमद पर अप टू 50% तक ऑफ लगा है। नेक्स्ट ब्रांड है ताना बाना और ताना बाना पर भी अप टू 50% तक ऑफ है। और अगर अभी तक आपने ईद के जोड़े नहीं लिए और आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है या और आप वैरायटी देखना चाहते हैं तो सलीम फैब्रिक्स पर जाइएगा, लिबर्टी मार्केट, वहां जाकर देखिएगा, ह्यूज कलेक्शन मौजूद है, डिफरेंट डिज़ाइनर वेयर भी वहां पर है। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा, विजिट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में कॉल्सन फैंसी मैक्रोनी है जी, 400 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है उसकी 70 पर, प्राइस है 55, आप 15 रुपीज़ बचा सकते हैं। माइलो टॉनिक ड्रिंक पाउडर 300 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 300, प्रमोशनल प्राइस 225, आप 75 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। रमल दिलदार हमारे साथ मौजूद है। रमल, बताइएगा कहाँ पर हैं आप और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, स्पेशली मसाले वाली सब्जियां जो टमाटर, अदरक, जो खाने पकाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ईद के करीब महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है, आप अभी क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी, मैं इस वक्त मक्का कॉलोनी गुलबर्ग की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आपको बताती चलूँ कि कल ईद उल अज़हा है, हर तरफ ईद मनाई जाएगी और कुर्बानी भी की जाएगी। उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि जहाँ कुर्बानी होगी, ख़वातीन जो है गोश्त के मज़े मज़े के पकवान बनाने की तैयारियों में भी लगी होंगी। और उसके साथ आपको बताती चलूँ कि सब्जी मंडियों में जो मसालेजात जो गोश्त के पकवान में डलते हैं, जैसे कि प्याज, नींबू, अदरक, लहसुन, इन
सब की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। आपको बता चलूँ कि प्याज जो है वो 40 रुपये मुतय्यन किया गया है, लेकिन सब्जी मंडी में कहीं 50, 60 और 70 भी प्याज मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जो सरकारी नरखनामे हैं उसमें भी और जो कीमतें हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी ज़्यादा कीमत में सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। लहसुन की बात करें तो लहसुन 200 रुपये किलो, अदरक 100 रुपये, लीमू 300 रुपये, लीमू जो जैसे नायाब ही हो गया हो। हीरे के भाव जो है वो मिल रहा है यहाँ पे 100 रुपये कीमत में यहाँ पर लीमू फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च 120, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। लोगों का कहना है कि दूसरे ममालिक में जब कोई त्यौहार होता है तो कीमतों में, सब्जियों की, फलों की कीमतों में कमी की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लोगों के लिए जो है दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि मज़े मज़े के पकवान इन सब के बगैर नहीं बनते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, लीमू जो है इनकी ख़ास तौर पे ईद पर कीमतों में कमी की जाए। इसी तरीके से अगर हम फलों की बात करें तो फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, चूँकि मेहमान आएंगे, मेहमानदारी भी की जाएगी, उनके फल भी खिलाए जाएंगे, तो फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। सेब अव्वल 120, आम चौंसा सफ़ेद 120, आम अनवर राठौर जो आम की सबसे अच्छी किस्म है उसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा है 150, केला 100, केला दोम 80 और आड़ू 150। इसी तरीके से फल और सब्जियां जो है वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक उनकी कीमतों के हिसाब से फ़रोख्त नहीं की जा रही है। उनकी हुकूमत से अपील है कि कम से कम त्योहारों के करीब जो है सब्जियां और फलों की कीमतों में कमी की जाए। जी शुक्रिया रमल दिलदार आपका। और नाज़रीन, गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक आपको बताएंगे जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 97 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 141 रुपये में। परचून से अंडे 100 रुपये दर्जन, थोक से 98 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल है 99 रुपये। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। जी टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है बेन हुर, 2:30 बजे और 10 बजे लगी हुई है सिनेस्टार IMAX लाहौर में। सुसाइड स्क्वाड लगी हुई है जी 5 बजे और 12:30 बजे सिनेस्टार IMAX में। 5:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। तेरी मेरी लव स्टोरी 4:30 बजे और 7:15 बजे रॉयल पामोरी 1 में। 2:30 बजे और 10:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। अकीरा लगी हुई है 8 बजे और 3 बजे सिनेस्टार टाउनशिप। 7 बजे और 11:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मैकेनिक रिसरेक्शन 8:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मोर्गन लगी है जी 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप, 3:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फीकी अली लगी है जी 1:15 बजे और 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। मालिक 3:30 बजे और 8:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। 10:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। बार बार देखो 1 बजे और 3:30 बजे सिनेस्टार IMAX। 6 बजे और 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। और सबसे आखिर में डोंट ब्रीथ 3:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में।
और इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आना यूसुफ से हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, जब भी हम म्यूज़िक की बात करते हैं और पाकिस्तानी म्यूज़िक की बात करते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर, बहुत मकबूल, बहुत से फॉलोअर्स और बहुत पसंद किया जाता है। जी हाँ, मैं कोक स्टूडियो की बात कर रही हूँ जिसका सीज़न 9 जो है वो अभी चल रहा है। और कल शाम एक गाना टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा, परसों सोशल मीडिया पर वो रिलीज़ हुआ। वो गाना जिन्होंने गाया, जो इतने ज़्यादा हिट्स और लाइक्स जो है वो वसूल कर रहे हैं, पसंद किया जा रहा है सिर्फ एक ही दिन में। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली जिन्होंने वो गाना गाया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काशिफ, सबसे पहले तो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है और टॉप रैंकिंग में आ गया एक ही दिन में, अभी कल ही तो रिलीज़ हुआ, कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात ये कि जब आपने अपने मेंटोर्स के साथ किसी टीवी प्रोग्राम में आ जाएं, जैसे कि राहत फ़तेह अली खान साहब एक लेजेंड है हमारे, और उनसे आगे जाना एक बहुत अचीवमेंट है और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ और लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है। और हाँ साहब ने मुझे स्पेशली कॉल किया, राहत फ़तेह अली खान साहब ने, और मुझे उन्होंने एक कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया है, तुम डिज़र्व करते थे कि तुम आगे जाओ। और इस तरह से अप्रिसिएशन आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे लोगों का, क्योंकि कोक स्टूडियो पाकिस्तान का वो वाहद प्लेटफॉर्म है जो टैलेंट को प्रमोट करता है, हर तरह के टैलेंट को, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे चांस दिया और मैंने उस चीज़ को अचीव किया और मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप क्या करना चाहते हैं, आप वो करें। तो मैंने एक अनप्लग सा चूज़ किया कि मैं एक अनप्लग सा सेशन करूँगा, उसके बाद मैं R&B गाने में आऊँगा, एक रॉक म्यूज़िक में आऊँगा। और वो आइडिया उनको मेरा बड़ा अच्छा लगा और उस पर उन्होंने काम किया और देन वो हिट हो गया और वो छा गया। अच्छा, कोक स्टूडियो की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जब म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की जाती है तो अब कोक स्टूडियो की बहुत बात होती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कोक स्टूडियो बेसिकली एक अदारा बन चुका हुआ है म्यूज़िक से रिलेटेड, जैसे रेडियो पाकिस्तान था, PTV था, इस तरह कोक स्टूडियो बन चुका हुआ है क्योंकि वो म्यूज़िक को ही प्रमोट कर रहे हैं, टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे गाने होते हैं जो ओल्ड गाने और सुपर हिट होते हैं, वो उनको रीन्यू करते हैं, रिमिक्स करते हैं और लोगों तक वो दोबारा पहुंचाते हैं वो गाने। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी डिफरेंट है म्यूज़िक की। मतलब हम कुछ पुराना गाना कोई सुनेंगे, हमें उसका मज़ा आएगा, लेकिन जो वो बना के लॉन्च करेंगे ना, वो आपको पसंद आएगा और सुनते जाएंगे आप बार बार। मतलब वो आपके कानों में एक चीज़ इतना वो डिफरेंट बनाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि पुराने गानों की टोन और थी, अभी ये गाना थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं। मैं बताता हूँ उसका ये भी होता है। तो ये प्रेशर फील होता है कि मतलब प्रेशर इस तरह से होता है कि देखिए आप एज इट इज नहीं कर सकते, ठीक है, एक चीज़ पुरानी है, आपने डिफरेंट तो करना है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा। अब कुछ लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद आता है और 10% होते हैं जो कहते हैं यार वो पुराना होना चाहिए था। तो ये एक मैटर है, चलता रहता है। लेकिन कोक स्टूडियो बेसिकली आपके पाकिस्तान का वाहद अदारा वो बन चुका है जो टैलेंट को बेहद प्रमोट कर रहा है और टैलेंट बेस पे कर रहा है। और मैं क्या जो उसमें कंटेस्ट जिसने हिस्सा लिया वो इतने खुश हैं और वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि यार हमें चांस मिला और हमने अचीव किया। और न्यू टैलेंट को वो बहुत फोकस कर रहे हैं, वरना यहाँ तो ऐसा लगता है कि आपको सिफारिशें करनी पड़ती हैं। हाँ। देखना पड़ता है आपको, एक बना बनाई चीज़ जो है, अगर आप में टैलेंट है और कोक स्टूडियो वालों को वो नज़र आ रहा है, वो टैलेंट, अगर टैलेंट हो तो सबको नज़र आता है, तो फिर वो उसको ग्रैब करते हैं और उसको इस तरह रहता है वहाँ पे कि आप एक तो उनकी रिहर्सल्स बहुत होती हैं, जैम करते हैं और गाने को परफेक्ट करते हैं कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हैं वो आपको नहीं करने देते। और वो एक पूरी तैयारी के साथ करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ। जो मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, डेब्यू था मेरा कोक स्टूडियो में, और मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि सीनियर्स कभी तो बहुत स्वीट होते हैं और कभी तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। आपका सीनियर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए जी, सीनियर अगर आपके साथ किसी तरह के बिहेव करें, वो है तो आपके सीनियर ही, ऑलवेज वो सीनियर रहेंगे आपके और आप ऑलवेज उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जो होता है ना, अप्रिसिएशन मिलती है। अब जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम्हारी रैंकिंग और तुम्हारी मिलियंस में व्यूवरशिप जा रही है, सो कीप इट अप। तो वो एक अलग ही फील है।
और मिलियन व्यूवर्स ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, मतलब अगर आपने कोई अच्छी चीज़ ना लगाई हो और लोगों को पसंद ना आ रही हो तो यकीन कीजिए कि मिलियन जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे ही नहीं उठ के देखना शुरू कर देते। दैट मीन्स कि आपने बड़ा अच्छा बस जी अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। और इससे पहले कि मैं गाना प्ले करूँ, काशिफ आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कितनी मेहनत लगी इस गाने को गाने में? देखिए जी, मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी सारी मेहनत लगी है समझने के। 15 ईयर्स के बाद जब मैं म्यूज़िक में मुझे लगा कि मुझे म्यूज़िक करना चाहिए और वो सारी मेहनत के बाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और कि जितना शुक्र अदा करूँ वो थोड़ा है। और ये मेरे माँ बाप की भी दुआ है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये आज एक स्टार बन गया हूँ। लोगों वही वाली आप वाली बात कि मिलियन व्यूवरशिप ऐसे नहीं आ जाती, लोग बेहद पसंद कर रहे हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सोशल मीडिया पे कि मैं जब मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि यार तुम्हारी ये बातें हो रही, तुम डिस्कस हो रहे हो, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। लेकिन ब्रेक लेना बनता है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सिंगर काशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं जिनका अभी कल ही कोक स्टूडियो में गाना रिलीज़ हुआ और उसके से पहले आपने बॉलीवुड में भी गाना। बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा? बड़ा अच्छा रहा। वो तो सबसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था मैं वहाँ जाकर भी, और बड़ा अच्छा फील कर रहा था। और ये मेरे ख्याल से बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी ऐसे मुल्क में हो जहाँ पर एज सच पाकिस्तान को पसंद नहीं किया जाता और लोग वहाँ पर आपको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा अप्रिशिएट लोग वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो मतलब हमसे बातें करना चाहते हैं, वो हमसे प्यार करना चाहते हैं, तो वो बड़ी कदर करते हैं हमारे टैलेंट की भी, हमारे लोगों को भी। बिल्कुल सही। अच्छा, फैमिली का रिस्पॉन्स? फैमिली का रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त है, सपोर्टिव है। हाँ सपोर्टिव है। और बस एक भाई है जो थोड़ा सा मुझे कहते हैं कि यार अपनी मर्जी का मालिक है, तू कर, लेकिन थोड़ा सा है वो अच्छा लगता है मुझे। वो एलिमेंट भी शायद होना चाहिए। हाँ ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने आज से कोई काफ़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था अपना, लोगों ने मुझे डिग्रेड किया था तब कि यार तू क्यों गा रहा है, तू ना गा, और यहाँ पे इतने सिंगर आते हैं और नहीं कुछ बनता, ये वो नहीं है। तो वो मुझे उनकी वो बात मुझे लगी थी कि मुझे अब इनको बन के दिखाना है। और शायद मैं उनका हमेशा जब भी मेरी अक्सर मुलाकात होती है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो उस टाइम पे मुझे वो ना कहते तो शायद अभी मैं इस मुकाम पे ना होता, क्योंकि वो आपका एक जज्बा हो जाता है कि यार अब मैंने अब इस करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स प्राउड है। हाँ, वो तो बड़े प्राउड फील करते हैं। मुझे समझ ले कोक स्टूडियो में ऐसा तो नहीं होता कि अब वो कहना शुरू हो गए कि आप सेलिब्रिटी बन गए और टाइम नहीं देते या मुलाकात? कुछ फ्रेंड हैं जो समझते हैं कि यार हाँ थोड़ा शेड्यूल बिजी हो जाता है। जैसे देखें अभी इस मॉर्निंग शो में आ गए, टीवी रियलिटी शो में, इस तरह हमारे कुछ नेक्स्ट प्लान्स होते हैं, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, एफएम के शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वो टाइम नहीं बन पाता। सही, ठीक है। और ये मुझे पता है ये आपके साथ भी होता होगा ऐसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबके साथ जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं ना, उनके साथ इस तरह से होता है कि यार टाइम नहीं दे रहे, फ़ोन नहीं पिक कर रहे, मतलब 24/7 जॉब होती है और तो आप फिर बिजी रहते हो मेंटली। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो मेंटली मेंटली आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं अबाउट योर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं समझ जाते हैं, कुछ लोग जो नहीं समझते उनको फिर बंदा मना ही लेता है। बिल्कुल सही। अच्छा, रियलिटी शोज के साथ भी आपका लिंक रहा, पाकिस्तान आइडल में आप रहे, बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस? वो समझ लें कि वो एक स्ट्रगलिंग दौर था। जैसे आप ए से शुरू करते हैं ना, अपनी गायकी से रिलेटेड भी, और हर फैशन से, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, वो आपका जैसे मैट्रिक होता है ना कि ग्रूमिंग, पूरी ग्रूमिंग उन्होंने की थी हमारी। क्योंकि जब मैं स्टार्टअप में मैं जब कैमरा के सामने गया तो मुझसे 2 लाइनें नहीं बोली जा रही थी, तो कंफ्यूज। उन्होंने फिर सीखते फिर ये हो गया सीन कि मैं कैमरे वाले को BTS दे रहा हूँ, से मैं कह रहा हूँ यार 2 तरह का ले ले, 3 तरह का ले ले यार, ये भी रख ले, जो अच्छा लगे ले लो। मैं एक्सपीरियंस कैमरे से बड़ा अच्छा वहाँ से सीखा है, और गायकी से वहाँ से इस लिहाज से सीखा कि डिफरेंट गाने गाए, क्योंकि रियलिटी शो था और डिफरेंट गाने गाने थे, डिफरेंट जॉनरा के गाने गाने थे। क्लासिकल भी गाना था, सूफी भी गाना था, पॉप भी गाना था, रॉक भी गाना था, हर तरह का गाना, गज़ल भी गानी थी। और वो एक बेहतरीन टाइम था मेरे लिए। मैंने उसमें सारी चीज़ें सीखी हैं और मैंने ऐसे उनको चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मैं करूँगा यार, मैं क्यों नहीं, मैं गज़ल भी गा सकता हूँ यार, मैं पॉप भी गा सकता हूँ। तो मैंने उसमें 1-2 गाने इस तरह डिफरेंट गाने गाए थे। जजेस ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया था कि यार मतलब ये तुम्हारे स्टाइल से, तुम्हारी आवाज़ से हटकर गाने हैं, लेकिन फिर भी वो गाना था बड़ा खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं। वो बड़ा ही डिफरेंट गाना था। वो कहते थे यार ये एटम सॉन्ग है और बड़ा
फंकी सा सॉन्ग है, ये तुम कैसे करोगे। जब मैंने किया तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली मुझे जजेस की तरफ से कि यार तुमने तो ये हमें आंसर दे दिया इस चीज़ का, हम सोचते थे कि यार इसे फंसाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा काशिफ, अपनी लाइफ में आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ी और लोग, आपने जैसा बताया कि पहले अप्रिशिएट नहीं करते थे, अप्रूव भी नहीं करते थे कि करियर नहीं है, अर्निंग नहीं होगी, पता नहीं क्या फ्यूचर होगा। इसी तरह और भी बहुत से टैलेंट्स मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में जिन्हें मौका नहीं मिलता, तो मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आपने मुझे याद करवा दी है। मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि यार मैं उनके सामने मिसाल हूँ एक, ठीक है। मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना म्यूज़िक कैरियर के अलावा मेरी जो सोशल लाइफ अपनी वो भी मैंने स्टेबल की हुई है, ठीक है। और अर्निंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है। वो सिर्फ ये होता है कि आपको टाइम लगता है थोड़ा सा। उसमें मैं मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी यंग टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट देख रहे हैं वो, कि दिल ना हारे, भागे मत। ये मत सोचे कि अगर आपको कोई मौका मिला है तो वो आपके हाथ से चला गया, तो आप ये ना सोचे कि वो आखिरी था। उससे अच्छी चीजें आपके लिए, कोई बात ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आपको भागना है, सब चीजें नहीं मिलती हैं। आप आराम से अपने टाइम का इंतजार करें, सीढ़ी होती है ना, जैसे बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वो चीजें आपकी जो आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना वो आपके रिकॉर्ड में आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपने जो स्टेप बाय स्टेप क्रॉस किया और अब नाउ यू आर ऑन द पोजीशन के मिलियन व्यूअर्स हैं आपके सॉन्ग पे और रैंकिंग इतनी अच्छी आ रही है और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने परफॉर्म भी किया। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाब रखे हमेशा, और आप ऐसे ही, क्योंकि आप वर्ल्ड टूर पर भी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया में मशहूर करें, क्योंकि आपके नाम के साथ हमेशा आएगा पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो हम लोग आप पे प्राउड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा शहर लाहौर, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है? राव साहब, ईद आ रही है, कल ईद है और ईद उल अज़हा का त्यौहार लाहौर में साल हर साल सदियों से मनाया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता था, इसी तरह से ईद उल अज़हा का त्यौहार भी लाहौर में मनाया जा रहा है। और इसमें यह कि इन त्यौहारों पे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, ईद उल फितर जो है उसको हम छोटी ईद के नाम से और मीठी ईद कहा जाता है, और ईद उल फितर जो है, ईद उल अज़हा जो है इसको बड़ी ईद और जो है वो बकरा ईद का नाम दिया जाता है जी, ईद उल कुर्बान कहा जाता है। और इसमें वो हम एक सुन्नत इब्राहिमी की याद को जो है वो ताज़े हुए अपने जो है जानवरों की कुर्बानी देते हैं। तो शुरू से ही लाहौर में ये त्यौहार, जिस तरह से कि आजकल मंडियां लग रही हैं, तो उस वक्त शहर से बाहर मंडियां नहीं होती थी। भाटी दरवाजे के बाहर ईद उल अज़हा के मौके पे जो है वो बकरों की मंडी वो दाता दरबार के साथ जो है वो लगती थी। अच्छा। और यहाँ से जो है वो बकरे ख़रीदे जाते थे। इसी तरह से क्योंकि उस वक्त शहर की आबादी कम थी और क्योंकि हिंदू, सिख और मुसलमान सभी जो हैं वो अंदरून शहर आबाद थे, तो कुर्बानी जो है वो क्योंकि हिंदू ख़ास तौर पे गाय के ज़िबा करने से बड़ा एक इख्तलाफी मसला चलता था, तो इन चीज़ों का ख्याल थोड़ा सा रखा जाता था कि वो पर्दे से या अपने घर के अंदर या इस तरह से, ताकि इस मौके पे इस तरह के कोई वाक़यात पेश ना आए। तो दूसरा ये कि ईद के बाद जो था वो अपने प्यारों की कब्रों पे जाना, कोई अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती थी अगर गाय ज़िबा करें। जिस तरह से आजकल हमने बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटियाँ और इस तरह से भाईचारे का थोड़ा सा एक मामला किया जाता, जिससे थोड़ा सा वो दिखा के या ये शो नहीं करवाया जाता था कि हम यानी तंज करना या चिढ़ा के इस तरह से करना ताकि कुछ हालात ख़राब हों, ऐसा नहीं था। तो दूसरा ये कि अपने कब्रस्तानों में जाते थे उसके बाद, और ईद उल फितर पे और ईद उल अज़हा पे पहले फ़ौरन जो है नमाज़ पढ़ने के बाद आते थे और आके अपने जानवरों को ज़िबा करने के बाद फिर जो है वो गोश्त की तकसीम का सिलसिला होता था। और गोश्त की तकसीम इस तरह से की जाती थी कि जिस तरह से इस्लाम के मुताबिक उसके 4 हिस्से बना के एक हिस्सा गरीबों को देना, एक रिश्तेदारों को देना, अपने लिए रखना, या ये सारे अब जो है इन चीज़ों का ख्याल उस तरह से नहीं रखा जा रहा जिस तरह से उस वक्त था। और गोश्त देने का जो मामला था, बच्चे जो है वो खुशी से जाते थे और वो गोश्त दे के आते थे अजीज़ों में या जिनके घर कुर्बानी नहीं होती थी, ताकि उनके घर भी गोश्त पके और वो भी खुशियाँ जो हैं वो मनाएं। अब ज़्यादातर ये होता है कि फ्रीज़र आ गए हैं कि इसको जो है वो फ्रीज कर लिया जाए, पैक कर दिया जाए। इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा जो पहले थी। और ना ये होता था कि इतने दिन के लिए हमने रखना है, फ़ौरन जो आया उसको पकाया खाया,
और सब मिलजुल के अपनी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करें। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा मैसेज दिया राव साहब आपने इसी नोट पर। बहुत शुक्रिया, एडवांस में आपको ईद मुबारक भी हो। और साथ ही साथ बहुत 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 अच्छा मैसेज कि ये जो ईद कुर्बा है ये अपना नहीं दूसरों का ख्याल रखें, उन लोगों को ज़रूर अपनी खुशियों में याद रखें जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप ही वो लोग हैं जिन्होंने उनका सहारा बनना है। और यकीन कीजिए इस नेकी में आपको बहुत खुशी होगी। सो इंशाल्लाह ईद मनाइए, खुश रहें, खुश रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात ज़रूर होगी ईद वाले दिन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।